हे गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। गाइस, आज हम लोग डील करेंगे 4 to 6 जनवरी 2023 का करंट। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने करंट अफेयर को भी डील करने का बात कहा था और फर्स्ट वीडियो कल मैंने डाल दिया था और मैंने आपको ये भी बोला था कि पहले हम जनवरी से रनिंग पीरियड तक आएंगे, उसके बाद हम बैक जाएंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग 4 to 6 जनवरी का करंट देखते हैं। और गाइस, आपको मैं बता दूं कि ये जो भी कंटेंट मैं इस करंट अफेयर्स में देता हूँ वो सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया हुआ करंट है। ठीक है, तो आप ट्रस्ट करिए और मेरे कम से कम मेहनत पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि गाइज पहले पीपीटी बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद कंटेंट लाना पड़ता है, उसके बाद समझाना पड़ता है और इस प्रकार की 4 वीडियोस या 3 वीडियोस आपको दिन में मिल जाती है। तो इसमें मेहनत है और आपको मेहनत को ट्रस्ट करना चाहिए, भाई को सपोर्ट करना चाहिए कम से कम, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए आज का करंट स्टार्ट करते हैं 4 to 6 जनवरी का। ठीक है, तो सबसे पहला करंट है कि खालसा मंजूरी प्रोजेक्ट डिस्प्यूट, खालसा मंजूरी प्रोजेक्ट डिस्प्यूट जो है, खालसा मंजूरी परियोजना विवाद जो है, एक विवाद सामने आया है। जो विवाद कर्नाटक और गोवा के मध्य ये विवाद है। इस विवाद में क्या है सबसे पहले इसको समझेंगे, परंतु उससे पहले एक बात को समझ लेते हैं कि खालसा बंदूरी प्रोजेक्ट डिस्प्यूट को केंद्र सरकार, डिस्प्यूट नहीं, खालसा बंदूरी प्रोजेक्ट को दे दिया है किसने, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया है। और जब केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दिया है तो ये एक डिस्प्यूट, ये एक विवाद बन गया है। किन किन राज्यों के मध्य, तो गोवा और कर्नाटक राज्यों के मध्य। ठीक है, अब जानते हैं कि माजरा क्या है, कहानी क्या है। देखिए, कर्नाटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महादेई नदी। ठीक है, जिसे गोवा में मंडोवी नदी भी कहा जाता है या मंडोवी नदी भी कहा जाता है, मंडो या मंडोवी नदी भी कहा जाता है। तो ये नदी कर्नाटक से निकल के इसका मतलब ये प्रस्थान करती है गोवा में और गोवा के पश्चिमी भागों में जल की आपूर्ति करती है, पेयजल को पहुंचाती है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में क्या करने की योजना है कि इस प्रोजेक्ट में मांडवी नदी या फिर महादेई नदी के जल को मोड़ के मालाप्रभा नदी में मिलाने की बात कही गई थी। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट हालांकि आज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 1989 का प्रोजेक्ट है। जब से ये प्रोजेक्ट आया तभी से ये विवाद के कटघरे में है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट कर्नाटक गवर्नमेंट क्यों इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो कर्नाटक गवर्नमेंट का कहना है, कर्नाटक सरकार का कहना है कि हमारे 4 राज्य जो है, हमारे 4 जिले जो है इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। हमारे 4 जिलों तक ये पानी नहीं पहुंच पाता है, माने पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए हम इस महादेई नदी को मोड़कर हम मालाप्रभा नदी से मिलाएंगे तो हमारा जो पेयजल मुहैया हो जाएगा। तो कर्नाटक का कौन कौन सा जिला है एक बार देख लीजिए, बेलगावी है, धारवाड़ है, उसके बाद बालककोट और खड़क जिला में, मतलब कर्नाटक गवर्नमेंट का कहना है कि इस वजह से हम ये महादेई नदी का जल मोड़ना चाहते हैं। और गोवा सरकार का ये कहना है कि इस नदी के जल से हमारे राज्य के जो पश्चिमी भाग के बहुत सारे हिस्से जो है लाभान्वित होते हैं, वहां पे पेयजल इससे मुहैया हो पाता है और कर्नाटक के पास और भी ऑप्शन है। इस वजह से ये मतलब इसे नहीं मोड़ा जाए, इसे लागू नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये जब 1989 में आया तभी से इस प्रोजेक्ट में विवाद था और ये प्रोजेक्ट का कुछ घटनाएं हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं कि 2002 में इस प्रोजेक्ट को लागू करने की बात कही गई। ठीक है, जब ये प्रोजेक्ट आया तब से विवाद हुआ था, विवाद के बाद 2002 में इसे लागू करने की बात कही गई। तब उस समय गोवा के सीएम थे मनोहर पारिकर ने इसका विरोध किया और विरोध के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। ठीक है, गोवा के अत्यधिक विरोध के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। उसके बाद 2006 में जब बीजेपी और जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी तो फिर से इस परियोजना पर आप कह सकते हैं शुरू करने की बात कही गई। जब इस परियोजना पे फिर से शुरू करने की बात कही तब गोवा जाता है सुप्रीम कोर्ट से एक ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट का एक दरवाजा खटखटाता है और एक ट्रिब्यूनल के गठन की मांग करता है। ट्रिब्यूनल उसको कहा जाता है जो क्या मैटर सही है, मतलब इसकी जांच के लिए एक कमेटी के गठन की बात करता है। और 2010 में, ठीक है, 2010 में एक ट्रिब्यूनल का गठन भी हो जाता है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, कौन, गोवा गवर्नमेंट, और तब ट्रिब्यूनल का गठन हो जाता है। और 2010 में एक ट्रिब्यूनल का गठन हो जाता है और ट्रिब्यूनल ने कहा कि
ये जो पानी है इस पानी को 3 राज्यों में डिवाइड किया जाए, और 2006 में मनोहर पर्रिकर ने भी कहा था कि इस पानी से 3 राज्यों को लाभान्वित किया जाए, एक गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को। तो इसमें कुछ जल का ये कंडीशन दिया गया कि इतना जल इसको, इतना जल इसको, तीनों को मतलब जल दे दिया गया। परंतु 2019 में जो गोवा है वो जल के बंटवारे से संतुष्ट नहीं हुआ और जल के आवंटन की मात्रा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी। उसके बाद 2020 में कर्नाटक पे ये आरोप लगाया कि उसने अवैध रूप से मांडोवी नदी या महादेई नदी के जल को मोड़ने का कार्य आरंभ कर दिया है। उसके बाद 2023 में केंद्र सरकार ने खालसा बंदूरी प्रोजेक्ट योजना को मंजूरी दे दी, जो इसका अर्थ हुआ कि ये अब मुड़ के चल जाएगी मालाप्रभा नदी में और कर्नाटक के जो 4 जिले थे उन 4 जिलों को लाभान्वित कर देगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड करंट देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं गाइस ये आप समझ गए होंगे। आपको बस इस सिनॉप्सिस में बस यही बात आपको याद रखना है, इस खाके में बस यही बात याद रखना है कि खालसा बंदूरी परियोजना विवाद किन किन राज्यों के मध्य था, तो गोवा और कर्नाटक के मध्य था और केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। और अगर थोड़ा सा और डीपली जाए तो पूछेगा कि इस परियोजना के अंतर्गत महादेई नदी के जल को किस नदी में मिलाने की बात कही गई थी, तो इसे मतलब मालाप्रभा नदी में मिलाने की बात कही गई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं, सेकंड करंट देखते हैं। सेकंड करंट देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोक गायिका है एक जिनका नाम है मैथिली ठाकुर, लोक गायिका मैथिली ठाकुर जो बिहार से संबंधित है, बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है लोक गायिका ये जो है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा गया है कि इसने बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है, इन्हें बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। 2025 में बिहार में इलेक्शन है और बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त हो गई है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जो खादी ग्रामोद्योग का भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं और इनके बिहार में लोक संगीत में योगदान के लिए इन्हें 2021 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रकार ये एक आप कह सकते हैं कि फेमस चेहरा के रूप में उभर कर सामने आई है लोक गायिका मैथिली ठाकुर। इन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या नियुक्त किया है, बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक करंट कि आरबीआई जो है, आरबीआई ने डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेड बैंक डीएसआईबी में 3 बैंकों को शामिल किया है, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीसीआई बैंक। तो डीएसआईबी बैंक क्या होता है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक। ठीक है, तो ये उन बैंकों को कहा जाता है जो इतने बड़े बैंक होते हैं जिनकी विफल होने की कोई संभावना नहीं है। ये इतने बड़े हो चुके हैं, इनका नेटवर्क इतना बढ़ चुका है कि इनका फेल होना या फिर इनका घाटे में जाना, इनका डूबना पॉसिबल नहीं है। इसे टू बिग टू फेल बैंक भी कहा जाता है। ठीक, घरेलू रूप से महत्वपूर्ण बैंक ये हो गए हैं। ठीक है, तो उसे ही डीएसआईबी की श्रेणी में दिया जाता है और इसमें 3 बैंकों को शामिल किया गया है, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीसीआई। ठीक है गाइस, टू बिग टू फेल बैंक में एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीसीआई बैंक को शामिल किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पशुओं के लिए इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर आईवीएफ आप कह सकते हैं, आईवीएफ तकनीक को अपनाया गया है। तो इस यूनिट का सबसे पहले मोबाइल यूनिट का स्थापना कहाँ से शुरुआत किया गया है, तो इसका गुजरात से शुरुआत किया गया है। आईवीएफ मोबाइल वैन जो है, आईवीएफ मोबाइल वैन वो क्या करेगा, सॉरी ये किसके किसके सहयोग से शुरू हुई, तो अमर डायरी और इंडिया गवर्नमेंट के संयुक्त उद्यम के रूप में इसे शुरुआत किया गया है। अब इसका कार्य क्या है कि आप जानते हैं आईवीएफ से ये जीन क्रॉसिंग करा के उत्तम नस्ल की साहिवाल गायों का उत्पादन किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत कहां से, वैन की शुरुआत कहां से की गई है, तो वो गुजरात से की गई है। किस लिए की गई है, तो उत्तम नस्ल की साहिवाल गाय यूं के उत्पादन के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनका जन्म के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम दूध का उत्पादन कर सके। ठीक है गाइस, आगे बढ़ जाते हैं।
अब यहाँ देखिए, ये चेहरा, इस चेहरा को तो आप सभी लोग जानते होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ये शतरंज के गुरु आप इन्हें कह सकते हैं, मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन ने एक इतिहास रच दिया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि शास्त्रीय शतरंज विश्व चैंपियनशिप, रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप, बिल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप, तीनों एक साथ जीत कर इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है गाइस, आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको इस बात को याद रखना है कि शास्त्रीय शतरंज विश्व चैंपियनशिप, रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप, बिल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप, तीनों एक साथ जीते हैं अपने मैग्नस कार्लसन जी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्रोएशिया एक कंट्री है। क्रोएशिया कंट्री आपको अब मैप पे देखना चाहिए। जब भी कोई ऐसा कंट्री आए जो हल्का नाम ना सुना टाइप का हो, ठीक है, जो भारत का पड़ोसी ना हो, उसको आपको मैप में लोकेट करना चाहिए। उसके कॉन्टिनेंट को, उसका करेंसी को, उसके पीएम को, ये सारी चीजों को आप हैबिट में लाइए। ठीक है, तो क्रोएशिया देश जो है यूरोजोन का 20वां कंट्री बना है। अब ये यूरोजोन क्या है, तो देखिए, यूरोजोन कंट्री की श्रेणी में उन्हें ही रखा जाता है जो देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में मान लेते हैं या करेंसी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, यूरो को अपनी मूल करेंसी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसे ही यूरो जोन में रखा जाता है। और क्रोएशिया सबसे नया देश बना है किसमें, यूरो जोन में शामिल होने वाला। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है गाइस, आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आप एक बार कंटेंट देखिए, ठीक है, उसके बाद आप अप्रोच देखिए, सिनॉप्सिस देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए क्या ये जो मैं दे रहा हूं कंटेंट ये सही नहीं है। और आप प्लीज करके इसे शेयर कीजिए ताकि जो इस बार 69 बीपीएससी में अपेयर होना चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एशिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है चाइना से। आपसे वर्ल्ड का पूछेगा तो जर्मनी में शुरुआत कर दी गई थी। ये हाइड्रोजन ट्रेन क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो देखिए पहले इसके कार्य को ही समझ लीजिए। तो देखिए, हाउ डज इट वर्क, देखिए इसमें होता है ना, हाइड्रोजन के बड़े बड़े सिलेंडर रखे जाते हैं जिसमें हाइड्रोजन स्टोर होता है, और हाइड्रोजन स्टोर होता है, और इसमें जो है ऑक्सीजन गैस जब मिलाया जाता है, ऑक्सीजन जो स्टोर्ड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गैस को कनेक्ट किया जाता है, तो जो वाटर बनता है, तो वाटर बनने के प्रोसेस के दौरान जब मिलने के ये रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में बहुत मात्रा में एनर्जी जनरेट होता है। इसी एनर्जी से ये जो ट्रेन है, हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। ठीक है, तो एशिया का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में बना है। इसमें हाइड्रोजन के बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, और ये इन्हें ऑक्सीजन से कनेक्ट करा के जब जल बना जाता है, तो उस क्रिया के दौरान जो एनर्जी जनरेट होता है, उसी एनर्जी से उसे आप फ्यूल कर सकते हैं। इस प्रकार से वो उसका फ्यूल हो गया, उसी एनर्जी से ये चलती है। और इसकी रफ्तार अगर बात की जाए चाइना वाले की, जो एशिया का फर्स्ट है, तो उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 160 किलोमीटर पर आवर है, और 160 किलोमीटर पर आवर है। इसका माइलेज अगर बात करें तो 600 किलोमीटर ये बिना फ्यूल के चल सकती है, सिर्फ ये रिएक्शन पे चल सकती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन के फलस्वरूप जो एनर्जी जनरेट होता है, उससे वो 600 किलोमीटर चल सकती है। और जर्मनी वाले में 2022 में जिसे अगस्त 2022 में जिसे मतलब बनाया गया था, उसकी स्पीड 140 किलोमीटर थी, पर उसका माइलेज 1175 किलोमीटर था। इसका माइलेज के मामले में ये ज्यादा था, और इसे फ्रांस के अल्स्टॉम कंपनी ने बनाया था। ठीक है गाइस, अब यहाँ देखिए, अगर आप 1 kg हाइड्रोजन लेते हैं तो आप इससे 4.5 kg डीजल बना लेंगे, डीजल के इक्वल एनर्जी आप जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। डीजल इसका एक प्रकार से ईंधन ही कहाएगा ना वो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, और इंडिया में भी टारगेट है 2023 तक, लेकिन इंडिया में जो टारगेट है वो स्वदेशी बनाने का टारगेट है। ये एक अच्छी बात है, और अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बात कहा है कि 2023 में अपना भी टारगेट है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे में 108वां इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। मैं 107वां या प्रीवियस चीजें नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कंटेंट इतना ज्यादा है कि मैं अगर 7वां या फिर बैक की बहुत सारी चीजों को डील करने लगूं तो मेरे पास समय ज्यादा नहीं बच पाएगा। इस वजह से आप बस अभी करंट के बाद लेके आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप 107वां को देख लीजिए एक बार, कहां हुआ था। ठीक है, चलिए, तो 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन 2023 का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। और ये नागपुर महाराष्ट्र में कहा किया गया है,
तो तुकोड़जी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में इस 108वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इसका थीम क्या है? थीम इसमें करना है कि वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु साइंस एंड टेक का ज्ञान, यानी साइंस एंड टेक का ज्ञान चाहिए। इस साइंस एंड टेक का ज्ञान किस लिए चाहिए? तो वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो चर्चा किस किस बातों पे की गई 108वें विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में? तो सतत विकास पे किया गया, महिला सशक्तिकरण पे किया गया, विकास के लिए साइंस एंड टेक किस प्रकार से उपयोगी होगा इस बात पर चर्चा किया गया, और साइंस एंड टेक में वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस बात पे भी चर्चा किया गया। इसके थीम में ही सारी चर्चाएं और सारे उद्देश्य निहित हैं। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास हेतु, सतत विकास करना है किस कौन सा सतत विकास मतलब किसकी सहायता से? साइंस एंड टेक की सहायता से। किसके लिए? सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, समझ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और देखिए साइंस सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1914 में कोलकाता में राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस का, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का। ठीक है, अब यहां देखिए भारत का दूसरा सबसे लंबा 8 लेन ब्रिज पुल का निर्माण किया गया है जुआरी नदी पर। इस लेन ब्रिज का निर्माण किया गया जो कि गोवा में है, और लेन ब्रिज का निर्माण किया गया है जुआरी नदी पे। और ये जो है लेन ब्रिज ये तारों से कनेक्टेड है। इसे लेन ब्रिज कहा जाता है, जो जिसमें मतलब बीच में पिलर नहीं होता है, बस सारा जो पुल है वो एक तार के सहारे बंधा होता है। तो उसी 8 लेन ब्रिज का निर्माण किया गया जुआरी नदी पे। उद्घाटन इसका किया है नितिन गडकरी ने, और ये उत्तरी गोवा को दक्षिणी गोवा से जोड़ेगा। इसके पहले सबसे लंबा बनाया गया था मुंबई में, जो अभी भी निर्माणाधीन है, जो अभी भी इसका निर्माण का कार्य जारी है। बारसोवा बांद्रा लिंक परियोजना भारत का सबसे लंबा 8 लेन रोपवे ये कह सकते हैं ब्रिज का निर्माण किया गया है। रोपवे नहीं, यहाँ पे अब तार ब्रिज वो लिखा हुआ था, शायद तार ब्रिज का निर्माण किया गया है जुआरी नदी पे दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में क्या किया गया है कि ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन या फिर स्थापना किया गया है। ये किस लिए किया गया है? तो देखिए जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था तो उस समय भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश के लिए युद्ध में लड़े थे या उनको सेवा दिए थे, उनके लिए बलिदान हुए थे, लगभग 40 लाख ब्रिटिश भारतीय सैनिक ने उनकी सेवा और बलिदान की याद में 40 लाख ब्रिटिश भारतीय सेना के सेवा और बलिदान की याद में यह स्मारक का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड आपको ये बता दें कि यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, वो 4 देशों का संयुक्त मिलाकर हम यूके कहते हैं। उसमें स्कॉटलैंड आता है, उसमें इंग्लैंड आता है, उसमें नॉर्थ आयरलैंड आता है, उसमें वेल्स आता है। ठीक है गाइस, तो उसमें उसी में से स्कॉटलैंड में इस ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया गया है केल्विन ग्रो आर्ट गैलरी म्यूजियम के पास इस स्मारक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है गाइस, आप पिक्टोरियल इमेज को भी ध्यान में रखिएगा, आपको सारी बातें अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ब्राजील के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं लुइन इनसियो लूला दा सिल्वा। आप इनका नाम लूला भी कह सकते हैं। ये 77 वर्ष के हैं। ठीक है, और इन्होंने हरा दिया है किसके? जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे जेयर बोल्सोनारो को इन्होंने हरा दिया। जेयर बोल्सोनारो को हार गए हैं। ठीक है, ये 3 बार से बने हैं। 2003 में बने थे एक बार, 2007 में बने थे, इस बार 2023 में बने हैं। 2018 में इन पे भ्रष्टाचार का मुकदमा भी जारी हुआ था, परंतु फिर से ये 2023 में ये ब्राजील के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन? लूला दा सिल्वा। ठीक है, किसको हराया है? जेयर बोल्सोनारो को। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक नीलगिरी तहर एक पशु है जो रेड डाटा बुक आईयूसीएन के विलुप्त प्राय प्रजाति, मतलब विलुप्त होने वाली प्रजाति के रूप में वर्णित है। उसके संरक्षण की बात कही गई है। उसके संरक्षण की बात केंद्र सरकार ने की है। ठीक है, और इस नीलगिरी तहर का स्थानीय नाम जो है वो साकीन है। नीलगिरी तहर का स्थानीय नाम क्या है? साकीन है। और ये दिखती किसके समान है? तो भेड़ और बकरी के निकट संबंधी यह दिखती है।
नीलगिरी तहर। और ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है, और राजकीय पशु होने के साथ ये विलुप्त प्राय प्रजाति में है, इसलिए इसका संरक्षण का कार्य किया गया है। और इसके संरक्षण के लिए 25 करोड़ रुपया 25 करोड़ का खर्च किया जाएगा। और खर्च में क्या क्या इनका मतलब आपूर्ति की जाएगी, तो इनके लिए देखिए, इनके लिए घास का मैदान होता है, 16 घास का मैदान, जहां ये अच्छे से अपना मतलब ये इनके मतलब जीवन के उन्नति के लिए ये अनुकूल दशा प्रदान करता है 16 घास का मैदान। और इनके लिए उचित पुनर्वास का, आप कह सकते हैं उचित पुनर्वास का ये किया जाएगा, प्लान किया जाएगा, या फिर जुगाड़ किया जाएगा, आप कह सकते हैं उचित पुनर्वास का किया जाएगा। ठीक है, कुल लागत 25 करोड़ है इनका। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, और एक और बता देते हैं कि नीलगिरी तहर के लिए यह भारत की फर्स्ट परियोजना है, नीलगिरी तहर। ठीक है, तहर के लिए यह फर्स्ट परियोजना है, कौन सी, नीलगिरी तहर। और अभी ले देखे कितना बचा है, 3122 तहर बचे हैं, नीलगिरी तहर बचे हैं। और नीलगिरी तहर जो कि तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। आगे बढ़ जाते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं तो देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 27 व्यक्तियों को। ये किस लिए सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान दिया गया है कि प्रवासी भारतीयों को, जैसे विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं, वो अपने संबंधित क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं अलग अलग देशों में जाके, और भारत को गौरवान्वित करवा रहे हैं, भारत का नाम रोशन करा रहे हैं, इनके योगदान और उपलब्धि के लिए 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक सीमा विवाद फिर से उभर के सामने आया है। ये सीमा विवाद है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। अभी हमने पढ़ा कर्नाटक और गोवा के मध्य, कर्नाटक और गोवा के मध्य एक परियोजना का विवाद था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सीमा विवाद देख लेते हैं किसके किसके मध्य है। तो ये सीमा विवाद है कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। ये सीमा विवाद क्या है, तो पहले इस सीमा विवाद को समझिए। देखिए, जब आजादी 1947 में हुई तो राज्य का जब पुनर्गठन करने की बात हुई, तो 1956 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था, जिसमें भाषाई आधार पर 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया भाषाई आधार पर। तो उसी भाषाई आधार में, भाषा के आधार पर किया गया था। तो कर्नाटक का जब गठन किया गया, कर्नाटक का तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जब गठन किया गया, तो देखिए महाराष्ट्र का ये ब्लेम है कि मराठी भाषी बहुत सारे 800 प्लस गांव जो है वो चले गए हैं कर्नाटक में, और उसे अब फिर से महाराष्ट्र को सौंप देना चाहिए। ठीक है, ये बात किसने कही, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कही कि 800 मराठी भाषी गांव चले गए हैं। और इन 800 मराठी भाषी गांवों में देखिए कर्नाटक का विजय, देखिए आपको बताते हैं कि जब कर्नाटक रियासत थी तो उसकी मैसूर रियासत के अंतर्गत थी, और मुंबई जो है, जो अभी महाराष्ट्र जो है, वो बंबई रियासत के अंतर्गत आता है। तो उस समय के मैसूर रियासत, जब राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया तो उसका जब नाम कर्नाटक रखा गया, तो कर्नाटक में बंबई का विजयपुरा, बेलगावी और उत्तर कन्नड़ क्षेत्र आते थे। और इस आधार पर, मतलब वो मैसूर के थे, इस आधार पर वो चले गए किधर, वो चले गए कर्नाटक में। परंतु अब बेलगावी ने ये आरोप लगाया है, मतलब बेलगावी जो है वो बेलगावी निगम परिषद जो है वो चला जाता है कहाँ पे, वो चला जाता है कोर्ट में, और कहता है कि यहाँ पे अधिकांश लोग मराठी भाषी हैं, इस वजह से हमें महाराष्ट्र में ही शामिल कर दिया जाए। ठीक है, इसके लिए मेहर चंद महाजन जो है एक याचिका मतलब ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो उसमें ये कहते हैं कि 262 गांव कर्नाटक को दे देना चाहिए, किसको, महाराष्ट्र को दे देना चाहिए, जिसमें निपिणी, खानापुर और नागादंड है शामिल। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र कहता है कि हमको 800 प्लस गांव चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 800 प्लस मराठी भाषी गांव है, इस वजह से हमें 800 से कम नहीं चाहिए। और आपको बता दें तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सीमा विवाद किन किन राज्यों के मध्य अभी उभर के आया है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच उभर के आया है। दोनों ने अपने अपने विधानमंडल से प्रस्ताव को पास कर दिया है। ठीक है, अब विधानमंडल से प्रस्ताव पास कर दिया है कि यहाँ तक मेरा है, मतलब अब ये जो विवाद है आगे बढ़ेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक आपको यहाँ पे दिखेगा
कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर में JUF जिलांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, एक आप कह सकते हैं कि संगठन टाइप का है, ठीक है। तो इस संगठन जो है यहाँ पे हिंसा करती थी और ये अपने पुनर्वास के लिए इंडिया गवर्नमेंट से लगातार हिंसा करते रहती थी। तो इसी पे समझौता हुआ है और JUF जो है जिलांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने कहा है कि हम हिंसा छोड़ देंगे, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी शामिल हो जाएंगे, सारे काम हम संविधान या लोकतंत्र के हिसाब से करेंगे, परंतु आप हमें जो पुनर्वास दे दीजिए, सशस्त्र संवर्गों के पुनर्वास हमें दे दीजिए बस। तो इस पे समझौता हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और JUF कहाँ का है, मणिपुर। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो तीरंदाजी एशिया विश्व कप का तीसरे स्तर जो स्टेज 3 है, ठीक है, उस स्टेज 3 का तीरंदाजी एशिया विश्व कप के स्टेज 3 का आयोजन कहाँ किया गया है, शारजाह में किया गया है, ठीक है। तो इस तीरंदाजी एशिया विश्व कप में भारत को 5 गोल्ड मेडल मिले, जिसमें से टोटल अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो टोटल 10 गोल्ड मेडल मिले हैं, जिसमें से 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 5 गोल्ड। तो आपसे पूछेगा तीरंदाजी इस एशिया विश्व कप में, विश्व कप स्टेज 3 में भारत को कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए, तो 5 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। व्यक्तियों का, खिलाड़ियों का नाम याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि तीरंदाजी एशिया विश्व कप में 5 गोल्ड मेडल ले गए हैं, कौन, इंडिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड है करंट की, अंडर 17 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में विमेन्स सिंगल में फर्स्ट टाइम इलेक्ट होने वाली अंडर 17 एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन में विमेन सिंगल में प्रवेश करने वाली फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट टाइम उन्नति हुड्डा ने प्रवेश किया था जापान की मियोन यूचोकी को हराकर, ठीक। तो अंडर 17 एशिया जूनियर चैंपियनशिप में एंट्री लेने वाली फर्स्ट इंडियन आप कह सकते हैं उन्नति हुड्डा थी और उन्नति हुड्डा ने प्रवेश लिया। उसके बाद इस पूरे चैंपियनशिप में इंडिया ने 5 मेडल जीता, जिसमें से 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है। तो इसी सिल्वर में आती हैं उन्नति हुड्डा, एक सिल्वर इनका भी है, 3 सिल्वर में से। तो अब क्वेश्चन ये पूछेगा, सिल्वर लाने यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अंडर 70 में क्वालिफाई करने वाली, प्रवेश करने वाली फर्स्ट इंडियन कौन है, तो उन्नति हुड्डा है, वो भी विमेन सिंगल में, विमेन सिंगल जो होता है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे एक बिहार से करंट। तो बिहार से करंट क्या है, इसको देखिए क्या है बिहार से करंट की। देखिए शरद यादव जिनका निधन हो गया जनवरी में, ठीक है, 12 जनवरी 2023 को उनका निधन हो गया। तो उनके बारे में कुछ तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं कि वो बिहार के मधेपुरा से वो 4 बार के सांसद थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये भारत के फर्स्ट राजनेता हैं जो 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीते हैं। और इनमें देखिए 4 बार तो यहीं से सांसद है, 2 बार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जबलपुर से और 1 बार यूपी के बदायूं से ये सांसद रह चुके हैं। और ये जेडीयू, आरजेडी और जनता दल के प्रमुख लीडर के रूप में भी रह चुके हैं, ठीक है गाइस। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का उद्घाटन किया है किसने, नीतीश कुमार ने। जो अब समाधान यात्रा जो हमने कल बताया था कि समाधान यात्रा जो बेतिया से आरंभ किया था, तो उसी समाधान यात्रा के दौरान दिल्ली हाट की तर्ज पर एक मिथिला हाट बना है। इस हाट में आपको क्या होगा कि आधुनिक शैली की दुकानें होंगी, ओपन एयर थिएटर होगा, यहाँ पे आप मतलब जाके ये मॉडर्न जो शैली पे जो दुकान है, आप तरह तरह की नई नई चीजों को देख सकते हैं। फूड कोर्ट होगा, मल्टीपर्पज हॉल होगा। इस प्रकार से एक मैथिली हाट या मिथिला हाट का निर्माण किया है। किसने किया है भाई, तो मधुबनी में किया है नीतीश कुमार ने। किस यात्रा के दौरान, समाधान यात्रा के दौरान। आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ते हैं तो बिहार के नए महाधिवक्ता का आपको आर्टिकल हमको कमेंट में बताना है। महाधिवक्ता कौन बने हैं, पीके शाही जी बने हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं तो बिहार में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष कौन बने, एसके सिंघल। पीके शाही महाधिवक्ता एसके सिंघल। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष बने एसके सिंघल जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए सोनपुर मेला संबंधित एक तथ्य था। सोनपुर मेला का आयोजन किया गया था जनवरी में, ठीक है। तो ये करंट था एक। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि देखिए एस जयशंकर जो है,
एस जयशंकर ने साइप्रस यात्रा की है हाल ही में। एस जयशंकर ने साइप्रस यात्रा की जनवरी में और 3 एग्रीमेंट पे साइन लेके आया है कि क्या लिया है कि डिफेंस और मिलिट्री सहयोग में ये लोग ने सहमति जताई है, मतलब साइप्रस और इंडिया एमओयू पे साइन किया, समझौता पत्र होता है एक, उस पर साइन किया है कि हम आपके डिफेंस और मिलिट्री में सहयोग करेंगे और जो छात्रों स्कॉलर्स और ये जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनको आसानी से प्रवासी माने आसानी से वो चले जाएंगे, यहाँ से वहाँ माइग्रेशन उन्हें आसानी से मिल जाएगा। और जयशंकर ने साइप्रस को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए उससे एग्रीमेंट लिखवा लिया है कि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो जाइए, ठीक है। तो ये एस जयशंकर साइप्रस यात्रा के दौरान 3 एग्रीमेंट साइन करवाए हैं। प्रथम करवाए हैं कि सेना और डिफेंस और मिलिट्री में सहयोग दिया जाएगा और आपको माइग्रेशन अच्छी आसानी से मिल जाएगा और आप आईएसए में शामिल हो जाइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल करने की बात कही साइप्रस को। अब यहाँ पे देखिए टिहरी लेक जो उत्तराखंड में है उस पे वाटर स्पोर्ट कप का आयोजन किया गया है, वो ताकि दर्शक यहाँ पे अधिक मात्रा में आ सके और यहाँ से राज्य को राजस्व का ज्यादा ये आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट हो सके, तो उसी लिए वाटर स्पोर्ट कप का आयोजन किया गया। इस बार उद्घाटन किया था ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और पुष्कर सिंह धामी वहां के सीएम ने और फर्स्ट टाइम इस लेक पे कोई नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ और इस कंपटीशन को हमेशा बनाने के लिए आर.के. सिंह ने खेल को प्रमोट करने के लिए कहा कि हर कंपनी जो है यहाँ पे जो कंपनी है वो कंपनी एक खेल को गोद लेगी और इस खेल को गोद लेगी और उसे प्रमोट करने के लिए और उसका ये रेगुलेट करवाएगी, उसका आयोजन हर बार करवाएगी, ठीक है। तो एक कंपनी टीएचडीसी है, उसने काया किंग कैनोइंग जो एक ओलंपिक में भी ये गेम शामिल है। इसमें क्या कहता है कि छोटी नाव पर बैठ कर तैराकी की जाती है, ठीक है। तो इस गेम को टीएचडीसी ने गोद लिया है एक प्रकार से, या इसको रेगुलेट करने का कार्य इसने कहा है और टीएचडीसी ने भारत सरकार से ये हेल्प से विश्व स्तरीय सुविधा वाला ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात कही है टिहरी या उत्तराखंड में कही है। इससे क्या हुआ कि वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहां पे ये मतलब उन्हें मोटिवेशन मिलेगा ओलंपिक में जाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हमें मिलता है इंडिया ऑस्ट्रिया, फिर देखिए अभी गए थे, अभी तो ये कहाँ गए थे, ये साइप्रस गए थे, अभी कहाँ गए, एस जयशंकर ऑस्ट्रिया गए और वहां से किए क्या एग्रीमेंट हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव सीएमपीपीए एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ है। ये किस कारण के लिए, किस उद्देश्य से हुआ है, तो जो यहाँ पे 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि भारत से अवैध अप्रवासी को वापस लेने का कार्य करेगा ऑस्ट्रिया, जो यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट आ गए वहां से उसको लेने का कार्य करेगा और यहाँ से जाने वाले जितने भी वर्कर्स विद्वान हैं उनको देश में जाने का रास्ता आसान बनाएगा, उनका जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ कमी लाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं गाइस। तो यही सीएमपीपीए एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ है, इंडिया ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ। किस वजह से हुआ है कि इंडिया से अवैध अप्रवासी को जो इलीगल माइग्रेंट वहां से आ गए उसको ले जाएगा और यहाँ जो वर्कर्स हैं, जो विद्वान हैं, उनको ऑस्ट्रिया में जाने का जो रास्ता है वो आसान बनाएगा। कौन? ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो केरला में किया गया है। ये कांग्रेस का आयोजन केरला में किया गया है। केरला के सीएम पिनराई विजयन है। इसका मोटिव क्या है कि पुस्तकों की अलग अलग फील्ड में उपयोगिता को समझाया गया है कि पुस्तक से ही मस्तिष्क का विकास होता है। यहाँ पे कोई चीज मस्तिष्क का विकास नहीं, पुस्तक से ही हम बहुत सारी चीजों का ज्ञान लेकर, क्योंकि हम लंबे समय तक माइंड में किसी चीज को स्टोर करके नहीं रख सकते, इस प्रकार पुस्तक की उपयोगिताओं को समझाया गया है और लोगों तक पुस्तकों की आसान पहुंच किस प्रकार से हो इस बात पर चर्चा की गई है। तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, केरला में किया गया है। आगे बढ़ जाता है गाइज। तो यहाँ तक सारे करंट जो है समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको यहाँ तक की सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स।